वेलकम बैक टू सोलंकी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि मटेरियल्स की यानी सॉलिड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे हमारे सॉलिड्स बनते हैं। तो उसके लिए देखो हम लोगों ने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे उनके बीच की फोर्सेस को स्टडी करना है। हम कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होती हैं, नेचर क्या होती है उनकी, कैसे क्रिएट होती हैं, तो उस चीज़ को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। हमने क्या किया, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास दो एटम्स हैं, हम उन दोनों एटम्स को या मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको एक दूसरे के क्लोज ला रहे हैं। तो जब हम उन दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन कम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके जो चार्जेस होते हैं ना वो आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस एक अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में क्रिएट हो जाती है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स आपकी क्या है, वो बढ़ती चली जाती है। अब जब हम उनको बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आ जाते हैं तो उस समय उनके जो ऑर्बिट्स होती है ना वो ओवरलैप होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स उनके बीच में पहले अट्रैक्शन की फॉर्म में आ रही थी, ऑल ऑफ सडन वो रिपल्सिव होना शुरू हो जाती है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो वो एक रिपल्सिव नेचर गेन कर लेती है। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो दोनों मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का जो नेचर है फोर्स का वो अट्रैक्टिव है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ऑल ऑफ सडन वो क्या हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। तो ये हमारा फोर्सेस का इसके बीच में चलता है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन की फॉर्म में ये फोर्स जाता है। अब ये फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये फोर्स हमारा डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसके साथ हम रिलेट करते हैं इसको। पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होता है कि जो फोर्स हमारे पास होती है, इंटर एटॉमिक फोर्स जो आती है, ये आपका नेगेटिव ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन की। यहाँ पे यू आर जो है आपके पास, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। इसके नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है ये फोर्स। इसको हम ग्राफ से स्टडी करते हैं, हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो हमने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स। आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स। जब हम इनके बीच का, हम यहाँ सोच के चलते हैं कि एक एटम हमारा यहाँ है, एक को हम इधर से ला रहे हैं, जब हम इनके बीच का सेपरेशन कम करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी, ये हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती चली जाती है। जितना डिस्टेंस हम कम करते जाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। दैट मीन्स डिक्रीज़ होती चली जाती है उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आके मिनिमम हो जाती है, इससे आगे ये नहीं आएगी। तो अभी हमने, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम दो एटम्स को एक दूसरे के क्लोज ला रहे हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो वही अट्रैक्टिव फोर्स ये आपके यहाँ से यहाँ तक वर्क कर रही है। ये जो रीजन हमारे पास आ रहा है ग्राफ का, दिस वन, ये हमारे पास वो रीजन है जिसके अंदर हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम यहाँ से पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। दिस इज़ ओ पॉइंट, दिस वन इज़ ए। तो ये ओ ए रीजन जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या शो करता है, शोज़ दैट द फोर्स बिटवीन एटम्स वो कैसी है हमारी, इज़ अट्रैक्टिव। ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स आती है। तो ये वाला रीजन हमारे पास जो आएगा ये है आपका R इज़ ग्रेटर देन R0। ये R0 डिस्टेंस है ना जहाँ पे आके एनर्जी मिनिमम हुई है, तो उससे बड़ी डिस्टेंस अगर हमारे पास है तो ये पूरा पोर्शन हमारा शो कर रहा है कि एनर्जी आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है और फोर्स की नेचर जो है वो कैसी है, अट्रैक्टिव है। इस पॉइंट पे आने के बाद ये एनर्जी आपकी मिनिमम हो जाती है। मिनिमम मीन्स अब ये एक फिक्स्ड वैल्यू पे चली गई, अब ये चेंज नहीं हो रही है। अगर हम इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्स में ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। फोर्स के एक्सप्रेशन में क्या हुआ, ये वैल्यू एकदम से इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एट ओ यू आर दिस इज़ कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, ज़ीरो। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स बिटवीन द एटम्स बिकम्स ज़ीरो, वो आपकी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है ओ पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा जहाँ पे फोर्स बिटवीन एटम्स इज़ ज़ीरो। और यहाँ पे इनके बीच में फोर्स ज़ीरो हो जाती है ना, वो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। यानी इक्विलिब्रियम में दो चीज़ हमारे पास आएंगी, एक आएगी आपकी उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और फोर्सेस बिटवीन द एटम्स इज ज़ीरो, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि एटम्स कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। अगर हम इससे इनको और क्लोज लाना शुरू करें, ये आर नॉट आपके पास वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, इसको अभी चलो बाद में बताते हैं। यहाँ पे अगर हम इससे और क्लोज लाएं एटम्स को, तो ये आपकी देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो रही है, यानी ये बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। और ये वाला रीजन अब आपका आ गया जब एटम्स को हम एक दूसरे के इतने क्लोज ले आते हैं कि उनके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन वर्क करती है। यानी कि ग्राफ में ये पोर्शन अगर हम देखें तो ये पोर्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में जाएंगे, तो ये हमारा एक रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा ग्राफ का, ये पोर्शन ओ से लेके हम इसको आगे यहाँ तक ले लेते हैं, ये पूरा ही आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा आर इज़ लेस देन आर नॉट का पोर्शन है। और ये ग्राफ हमारा शो कर रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है, फोर्स कैसी है यहाँ पे, रिपल्सिव है। फोर्स कैसी है इस वाले पोर्शन में, रिपल्सिव है, और इस वाले पोर्शन में हमारी अट्रैक्टिव थी। तो यहाँ पे अब देखो ये रिपल्सिव है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही हम इस डिस्टेंस से आगे एटम्स को लाएंगे वो एक दूसरे को पीछे करना शुरू कर देंगे। तो अगर हम इस पॉइंट पे ध्यान दें तो ये एक ऐसा पॉइंट हमें मिल रहा है जहाँ हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। कैसे, जैसे मैंने अभी लिखा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, बट क्यों है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पॉइंट से अगर आप आगे लाते हैं एटम्स को तो उनके बीच में रिपल्शन आता है, दैट मीन्स वो पीछे जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस पॉइंट से पीछे लेके जाते हैं तो नेचर अट्रैक्टिव हो जाती है, वो उसको आगे लाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि एक ये वाला पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ना अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रही है ना ही रिपल्सिव, तो वो यहीं का यहीं रुक जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही है। नेट यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो रहा है, उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो रही है। ज़रा सा भी आगे लाएंगे तो रिपल्सिव होगा, पीछे भेजेगा वो उसको, थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे तो वो अट्रैक्टिव होगा, उसको आगे की तरफ लेके आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन ये आता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं या फिर हमारे एटम्स जो होते हैं, जब वो एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं तो वो आपके कहाँ पे जाके सेटल होंगे, जहाँ पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो इसी तरह से सॉलिड्स की फॉर्मेशन होती है। सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आके बनता है, जहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म करेंगे सिस्टम की, वहीं पे आके उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, मटेरियल्स फॉर्म होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है वो हमारे पास क्या है, सिस्टम शुड हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी टू मेक एन अरेंजमेंट, है ना। तो ये हम कह सकते हैं सिस्टम शुड हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी टू मेक एन अरेंजमेंट। ये हमारे पास इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें आता है हमारा, इसी से हम डिफ़ाइन करेंगे इलास्टिसिटी को, क्योंकि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, यही सारी चीज़ें हमने पढ़नी है आगे। तो अब देखो यहीं से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है। अब हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको हमने, वैसे तो हमें पता है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं
तो अगर हम फोर्स हटा दें, जो भी फोर्स लगा के हम स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को गेन कर ले तो हम उसे कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़ हैं। अगर वो नहीं करती हैं तो वो प्लास्टिक बॉडीज़ होती हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। बट होता क्यों है ऐसा? क्या चीज़ है हमारे पास जिससे ये वापस रीगेन करती हैं और कुछ नहीं करती हैं? तो उसको हम स्टडी करते हैं। एक सॉलिड स्ट्रक्चर हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। These are the atoms. ये एटम्स हैं और ये जो लाइन है ये एक तरह से इनकी बॉन्डिंग शो कर रही है, ठीक है। एंड ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, किसी भी दो के बीच में, वो हमारे पास R0 है। यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इस समय इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। दो एटम्स के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, इसको हम एक स्प्रिंग कंसीडर करके फिर इसको समझते हैं। देखो, जैसे हमने ये चीज़ है, इसको एक स्प्रिंग की फॉर्म में ले लिया। हर जगह यही इमेजिन करना, यहाँ भी आपका ये स्प्रिंग की फॉर्म में है सब जगह। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हमने ये दो एटम्स लिए, इनके बीच में ये क्या है, एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, लाइक दिस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R0। ये हमारे पास एट प्रेजेंट कंडीशन है। अब हमने क्या किया, हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई। हमने यही पढ़ा है ना कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप्स एंड साइज़ चेंज हो जाते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें तो वो ओरिजिनल में वापस पहुंच जाता है। तो हम यहाँ एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। हम इस वाले एटम पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और हमने इधर भी लगा दी। सपोज़ हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम इसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एटम्स को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ इस ग्राफ पे पहुँचे तो हमने अभी क्या पढ़ा था, यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है। यानी कि फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, फोर्स ज़ीरो आ रहा है, सिस्टम मिनिमम एनर्जी की फॉर्म में। अगर हम इनके बीच, दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, यानी R0 से ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम इस वाले रीजन के अंदर आ रहे हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी। यही चीज़ पढ़ी थी ना हमने। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब हम इनके बीच का डिस्टेंस R0 से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमने इसको, अब इमेजिन करो स्प्रिंग को भी माइंड में, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच कर रहे हैं तो सपोज़ ये एटम्स आपके यहाँ पहुँच गए आफ्टर स्ट्रेचिंग, और ये चीज़ आपकी इस तरह से आ गई, ये हो गया। और ये जो डिस्टेंस अब आपके पास आ गया ना, दिस इज़ R ग्रेटर देन R0। तो क्या होगा, ये डिफॉर्मिंग फोर्स ने इसको बाहर की तरफ पुल किया ऑन बोथ साइड। तो इसके अंदर आपकी क्या हुई, एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गई। वो इसको वापस लाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अब अट्रैक्शन आ गया। समझे मेरी बात? अभी जो मैंने बताया था, अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इस समय इन दोनों के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में क्या हुआ, एक अट्रैक्शन वर्क करना शुरू करेगी, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जो वापस इसको इसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने को की कोशिश करेगी, ठीक है। वो इसको रीस्टोर करने की कोशिश करेगी, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, दिस इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स। और ये वाली हमारी कौन सी फोर्स थी, इट वॉज द डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसको डिफॉर्म कर रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स अगर डिफॉर्म कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, यानी वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से अब क्या हो रहा है, सिस्टम बाहर आ रहा है। और जैसे ही मिनिमम से बाहर आ जाएगा तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते ही उसके जो एटम्स हैं उनके बीच में फोर्सेस की नेचर क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। हमने इंक्रीज़ करी है डिस्टेंस तो अट्रैक्टिव नेचर आ गई, तो एक फोर्स अंदर की तरफ लग गई जो इसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होती है। अगर मैं इसको अब एक सॉलिड के उसमें देखूं, जैसे यहाँ आपके पास डिफरेंट आपके इसके अंदर एटम्स हैं, मैंने यहाँ से इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो ये एटम्स आपके इस तरह अंदर की तरफ जाएंगे, ये पास आने की कोशिश करेंगे अंदर की तरफ, इसकी वजह से इधर को ये एक दूसरे के क्लोज आने की, हम इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ना, तो ये अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे।
तो इसकी वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स इनके अंदर क्रिएट हो जाती है और वही रीस्टोरिंग इसको वापस लाने की कोशिश करती है। अगर मैं इनकी एम्पलीट्यूड के फॉर्म में देखूं तो रीस्टोरिंग और ये जो है डिफॉर्मिंग है ये इक्वल होते हैं एम्पलीट्यूड में, बट डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं, लाइक दिस। ये इनका आपस का रिलेशन भी होता है। अब देखो दूसरी चीज़, अगर हम इनको कंप्रेस करने की कोशिश करें, यानी एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करें, जैसे ये हमारे पास है, ये बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट है दूसरे एटम के साथ, इस समय इनके बीच का डिस्टेंस है r0। अब हमारी जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसकी नेचर है ये अंदर की तरफ, यानी कंप्रेस कर रहे हैं, हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, इस तरह से आपकी फॉर्मेशन बन जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी इट इज़ लेस देन r0। अगर लेस देन का केस है तो कैसी फोर्स आएगी, वो आएगी आपकी रिपल्सिव फोर्स, यानी कि अब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो बाहर की तरफ जाएगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग, ये फिर से उसको उसी इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी। तो ये चीज़ होती है जो इलास्टिसिटी क्रिएट करती है, यही एक चीज़ है जो आपके क्या कर रही है, इलास्टिसिटी को क्रिएट कर रही है, यानी कि वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करती है। दिस इज कॉल्ड द, कह सकते हैं ना कि हम बेसिक, आपका क्या आइडिया है इलास्टिसिटी के पीछे, वो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, वी कैन से इट। तो ये होती है। अब ये जो हमारे पास ये है ना कि वो किस एक्सटेंट तक, अब हम ये कहेंगे सारी चीज़ें तो नहीं आती हैं वापस। अभी हमने कहा कि कुछ प्लास्टिक बॉडीज़ होती हैं, कुछ इलास्टिक बॉडीज़ होती हैं, तो सारी चीज़ें नहीं आती हैं वापस। तो किस एक्सटेंट तक वो अपनी शेप और साइज़ को रीस्टोर करती है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अलग अलग मटेरियल की नेचर अलग अलग होगी, हर एक मटेरियल अलग अलग टेंडेंसी के साथ अपनी शेप और साइज़ को रीस्टोर करेगा। तो वो मटेरियल की अपनी नेचर है, इसी वजह से कुछ बॉडीज़ आपकी रीस्टोर हो जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं। जो नहीं होती हैं उनको हम प्लास्टिक बॉडीज़ कहते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी उनकी है जिसकी वजह से वो आपका क्या करती हैं, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को नहीं गेन करती, वो उनकी उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं चीज़। और जिसकी वजह से वो गेन कर लेती हैं वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ना हम दो तरह से दे सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन है कि वो अपनी शेप और साइज़ को रीगेन कर लेती है, जो मैंने भी यहाँ लिखी है, लेकिन मैंने दोनों यहाँ पे आपको मेंशन करी हैं। लाइक इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। पहली तो ये हुई। दूसरी है ये दिस वन। बस इतनी सी हमें बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक ये भी इसकी प्रॉपर्टी है बाय विच इट अपोजेस द डिफॉर्मेशन। अगर हम यहाँ देखें तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो डिफॉर्मेशन का अपोज ही तो हो रहा है। ये कंडीशन थी, इक्विलिब्रियम में था, हमने डिफॉर्म कर दिया इसको, हमने इसका इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया। जैसे ही हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तुरंत ये वापस आने की कोशिश करने लगा। तो इसने जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना शुरू होगा ये उसका अपोज करना शुरू कर देगा। तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी आपकी क्या चीज़ होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट अपोजेस द डिफॉर्मेशन। ये भी इसकी एक डेफिनेशन होगी। और जो बॉडीज़ ये नहीं करती हैं वो प्लास्टिक बॉडीज़ कहलाएंगी। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, लेकिन आइडियल कंडीशंस नहीं होती हैं हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में, हमें पता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जो आपके क्या करते हैं, नियरेस्ट अप्रोच रखते हैं प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के लिए। तो पहला एग्जांपल जो हम लेते हैं वो है आपका क्वार्ट्ज फाइबर, और दूसरा इसके लिए हम याद रखते हैं फॉस्फर ब्रोंज। ये दोनों आपके क्या होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ कंसीडर की जाती हैं। फॉस्फर ब्रोंज आपका एक एलॉय होती है, ये आपके पास होती है कॉपर प्लस टिन एंड प्लस फॉस्फोरस, इन तीनों से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। इसी तरह प्लास्टिक बॉडीज़ के अंदर आता है, प्लास्टिक बॉडीज़ भी हमारे पास क्या होती हैं, परफेक्टली प्लास्टिक भी होती हैं और आपकी कुछ पार्शियली प्लास्टिक भी होती हैं। इसी तरह उनको पार्शियली प्लास्टिक भी हम कह सकते हैं
कि पूरी तो नहीं अपनी ओरिजिनल शेप में आएंगी, कुछ पार्ट कुछ हद तक चली जाती हैं, कुछ लिमिट्स तक चली जाती हैं, ठीक है। और कुछ आपकी ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं जाती, वो प्लास्टिक के अंदर आएंगी, है ना। तो परफेक्टली प्लास्टिक के अंदर जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास होती हैं पैराफिन वैक्स। हम लेते हैं एक तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ के एग्जांपल्स मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो होंगे आपके एक तो पैराफिन वैक्स और एक आपका वेट क्ले। ये दो हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ के अंदर बस नियरेस्ट अप्रोच रखती हैं। मतलब परफेक्टली तो हम कहेंगे, आइडियल कंडीशंस वी कांट टेक। अब यहाँ देखो नई चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और टर्म्स स्टडी करते हैं। अब हमारे पास ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का केस आएगा कि स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेन क्या हुआ, वो चीज़ समझ लेते हैं। अब देखो स्ट्रेस हमारा अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, उसी को बस कंटिन्यू करना है हमें, थोड़ा सा और अलग तरह से बता देते हैं। ये हमारे पास फोर्स है, ये एक रॉड है, रॉड के ऊपर हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। यहाँ हमने इसका एक कोई भी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया। अब देखो अगर मैं इस एरिया के रिस्पेक्ट में इन फोर्सेस का इफेक्ट चेक करूँ तो ये वाला जो फोर्स है ये इधर की तरफ पुल कर रहा है, वही चीज़ है। ध्यान हमने बेसिक यही याद रखना है कि अगर हम पुल कर रहे हैं उसको, यानी आर नॉट से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी उसको, ठीक है। और अगर हम अंदर की तरफ डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी आर नॉट से डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो वो उसको बाहर की तरफ पुल करेगा। बस इतना हमने ध्यान रखना है, वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया, ये ए है सपोज़। अब मैंने ये फोर्स इधर की तरफ पुल करी है, ये अगर इधर जा रही है तो यहाँ इस एरिया इसके अंदर ना दो फेस होंगे आपके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो जो वहाँ के मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उन पे जो फोर्स लगेगी इसके रिस्पेक्ट में वो इस साइड वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस एरिया को इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से इस पे जो फोर्स आपकी लग रही है इसके रिस्पेक्ट में रीस्टोरिंग, वो ये आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इस वाले फेस के रिस्पेक्ट में देखूं तो इस पे जो रीस्टोरिंग आएगी वो इस साइड आ जाएगी। अब आप सिर्फ इस वाले एरिया को चेक करो, ये जो हमने क्रॉस सेक्शनल लिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल हमने लिया है इस पे एक फेस पे इधर फोर्स वर्क कर रही है, एक फेस पे इधर फोर्स वर्क कर रही है, और ये दोनों फोर्सेस इसको पुल करने की कोशिश कर रही हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पुल कर रही हैं। और इसी तरह इसके हर एक पॉइंट पे आप कहीं भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें उस पर इसी तरह के पुल क्रिएट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, जब ये इस दोनों साइड से इसको पुल करने की कोशिश कर रही हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। लेंथ क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि इसकी अगर ओरिजिनल लेंथ आपके पास L थी तो ये आपके पास अब इंक्रीज़ होके सपोज़ L प्लस डेल्टा L हो गई। ये इस तरह से ये पुल हो जाता है। सेम वे में हम इसको अगर अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, सपोज़ हम यहाँ पे इस तरह लें, अभी तो मैंने तुम्हें वैसे समझाया था ना स्प्रिंग की फॉर्म में, अब तुमको मैंने सॉलिड की फॉर्म में ये चीज़ बता दी। इस तरह से हम पुश कर रहे हैं तो फिर से हम इसी के ऊपर चेक करते हैं। अब इस फोर्स की वजह से जो फोर्स आएगी वो इधर आएगी, ये आ जाएगी, इसकी वजह से जो फोर्स आएगी वो इस साइड जाएगी, लाइक दिस। अब ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है आपका, ये दोनों तरफ से पुश हो रहा है ना, ये दोनों तरफ से पुश हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को डिक्रीज़ कर देगा। यानी कि ये चीज़ आपकी इस तरह से चली जाएगी। अब इसकी लेंथ L माइनस डेल L रह गई, पहले आपकी L थी सपोज। दिस इज़ द चेंज इन लेंथ, ये इन फोर्सेस का इफेक्ट आ गया। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या चीज़ हुई है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो अंदर क्रिएट हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस। जो भी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्रिएट हो रहा है इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स, जो भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस किस तरह से हम अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो ये वाला जो हमने अभी यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में हमने क्या किया है, एक नॉर्मल हमने यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मली हमने फोर्स अप्लाई करी है, एक केस में हमने स्ट्रेचिंग कर लिया है ये वाला, और ये हमने कंप्रेसिव का केस लिया है।
तो ये जो आपके पास स्ट्रेस होता है, दिस वन, इट इज़ नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और बेसिकली ये आपका एक नॉर्मल स्ट्रेस है जिसके दो पार्ट्स हैं। नॉर्मल स्ट्रेस है ये आपका मेनली, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये है टेंसाइल, और जब हम यही नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ लगाते हैं तो दिस इज़ नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास क्या चीज़ है, वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो भी आपका उसके अंदर जनरेट हो रहा है वो स्ट्रेस है। एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पे तो स्ट्रेस हमारे पास क्या चीज़ आई है, ये आई है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही यूनिट प्रेशर की भी होती है, प्रेशर की भी यही होती है। लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस आर नॉट द सेम थिंग, ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेशर आपका जो है वो होता है एक्सटर्नल। जब हम किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई वेट रख रहे हैं, तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये स्ट्रेस जो है वो इंटरनल है। ये बॉडी, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी आप ले रहे हैं उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो अंदर जनरेट हो रही है, एटम्स के बीच में जनरेट हो रहा है। तो स्ट्रेस आपका क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है और प्रेशर आपकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। देखो स्ट्रेन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्ट्रेन हमारे पास क्या चीज़ है, स्ट्रेन होता है हमारे पास चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। बेसिक डेफिनेशन हमारे पास यही होगी। अगर हम इन दोनों स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में चेक करें तो हमारे पास जो स्ट्रेन आता है उसको हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में, जो भी स्ट्रेन हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से, यानी नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। नॉर्मल स्ट्रेस का ही नाम आपके पास लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यहाँ देखो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हमारा होगा। तो अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास कितना हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हम देखें तो चेंज कितना आ रहा है, यहाँ डेल्टा एल है, इस वाले केस में भी हमारे पास डेल्टा एल ही था, यानी कि डेल्टा एल उसकी लेंथ में चेंज आया है। डेल्टा एल इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, कोई सा भी केस, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितनी थी, एल, तो ये हमारे पास आ गया एल। तो ये चीज़ हमारे पास स्ट्रेन आ जाती है, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें तो दीज आर द दिस इज़ द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज़, यानी ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये क्या होगा, यूनिट लेस हो गई, यानी कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। इसकी यूनिट हमने पढ़ी ली है, ये प्रेशर के ही इक्वल होती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है एक shear स्ट्रेस, और shear स्ट्रेस के साथ ही हम पढ़ेंगे shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेस के लिए हमने ना सपोज यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जिसका लोअर फेस हमने फिक्स्ड कर दिया ये, और हम यहाँ से ना इधर एक फोर्स लगाते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स से मिलके ये सिलेंडर बना है। जैसे हम ये समझ लो कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रख के सिलेंडर बनाते हैं, लाइक दैट, उस तरह से ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके एक सिलेंडर बना है। हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी। जब हम इस तरह से एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो ये ना कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये आपका इस तरह से चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये वाला फेस आपका फिक्स्ड है तो ये यहीं रहेगा, और ये ऊपर वाला फेस आपका इधर आ गया बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मेशन। तो
तो ये सारे फेसेस आपके इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे लाइक दिस। ये हो गया। और अगर हम देखें ओरिजिनल के साथ तो ये पहले ऐसे था, अब ये इधर इतना शिफ्ट हो गया। लेट इट बी डेल्टा एक्स, और इसकी हाइट हमने ले ली एल, तो ये आपकी एल है लेंथ। ठीक है, ये इस तरह से आपकी शिफ्टिंग हुई। सपोज़ एंगल वाइज चेक करें तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, दिस वन, दिस एंगल, इट इज़ थीटा। इसको हमने थीटा ले लिया कि थीटा एंगल पे उधर शिफ्ट हो गया। ये चीज़ हमारी ना शेयर स्ट्रेस के अंदर आती है। अब कैसे हुआ यहाँ पे देखो, अभी हमने स्ट्रेस पढ़ा कि वो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, वो हम स्ट्रेस के फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लेंगे। तो यहाँ कैसे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है उसको चेक करते हैं। देखो इसमें हम दो कोई भी फेस ले लेते हैं, हम जरा यहाँ चेक करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स कैसे आ रही है। तो ये हमने ली, इस पर हमने कोई भी दो, हमने अभी पहली दो ले ली, फर्स्ट वाला अपर मोस्ट और उससे बिल्कुल नीचे वाला फेस लिया। इस पर हमने इधर फोर्स लगाई है ना, तो इसके साथ ये फोर्स है ना, तो इधर एक रिस्टोरिंग फोर्स आपकी क्रिएट हो जाएगी, जो उसको वापस इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। आप कोई भी दो ले लो, आप फर्स्ट के साथ लास्ट ले लो तो उस पर भी एक रिस्टोरिंग इधर आएगी, किसी और को लेंगे तो उस पर भी रिस्टोरिंग इधर आएगी। तो सपोज़ इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आपके पास आएगा, यानी कि जो शेयर स्ट्रेस आएगा, वो हमारे पास कितना आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस। अब इसी तरह से अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन यहाँ पे कितना होगा, स्ट्रेन होता है जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हुई है, डेल्टा एक्स ये इधर गया है ना, और टोटल हमारे पास कितना है ये, या फिर हम ये कहें कि ये थीटा एंगल पे इधर चला गया। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे ले लूँ, नेम कर लेते हैं इसको ए बी, या पी ले लो इसको, ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं, पी बी सी। इस पी बी सी ट्राइंगल से अगर मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेती हूँ तो वो मेरे पास आएगी डेल्टा एक्स बाई एल। ठीक है, और अगर थीटा आपका बहुत स्मॉल है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू डेल्टा एक्स ओवर एल हो जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, शेयर स्ट्रेन कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। जितनी शिफ्ट वो इस साइड में हुई है, ये जो रेशो है ना, दिस इज़ कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन। और ये रेशो आपका जो है पर यूनिट लेंथ आ रहा है, तो ये हर एक के लिए अलग आएगा। ऐसा नहीं है जैसे आप कहेंगे कि सपोज़ ये वाला फेस, आप कहें कि ये वाला फेस तो शिफ्टिंग इतनी ही हुई है, इसकी ज़्यादा हुई है, फिर ये इक्वल कैसे हैं? क्योंकि अगर हम इसमें देखें ना, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपके पास क्या आएंगे, ये दोनों एक सिमिलर ट्राइंगल्स आएंगे, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो ये अपॉन ये वाला रेशो या फिर ये अपॉन ये आपका इक्वल आता है, रेशो सेम आपके पास आएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिस भी प्लेन को लेके इस चीज़ को कैलकुलेट करो, आपके पास शेयर स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। ये हमारे पास शेयर स्ट्रेन कहलाता है। और ये फिर से हमारे पास वही चीज़ है कि ये भी आपका सेम उसका रेशो है, तो इसके भी कोई यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट एज इट इज़ वही है जो आपकी प्रेशर की यूनिट होती है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आता है बल्क स्ट्रेस। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन हमें मिलता है वो है आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको समझ लो, बल्क स्ट्रेस क्या चीज़ होती है, जैसे कोई भी एक सॉलिड है, उसको आप क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके चारों तरफ आपके लिक्विड की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हर तरफ से वो उसको एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो प्रेशर आपका यहाँ पे लग रहा है ना, उसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब हर तरफ से उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सपोज़ ये सॉलिड आपका यहाँ तक पहुँच गया लाइक दिस, ये ठीक है। अब ये अंदर की तरफ जाएगा, डिफॉर्मेशन हो रही है ना अंदर की तरफ, तो क्या होगा, इसमें बाहर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएंगी। इस तरह से ये रीस्टोरिंग फोर्सेस आपकी बन जाएंगी।
और ये जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं ये आपकी डिफॉर्मेशन का अपोज करेंगे, जो हम डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है पर यूनिट एरिया फोर्स जो लग रही है, उतनी ही फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर अंदर से लगना शुरू होगा, जहाँ पे आके ये सॉलिड रुकेगा। दैट मीन्स इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो जो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होगा। सपोज बाहर से P प्रेशर लग रहा है तो बल्क स्ट्रेस हमारे पास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस P। ये हमारा P के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन होती है, रीस्टोरिंग तो होना ही होना है ना, क्रिएट होना ही है। तो यहाँ रीस्टोरिंग इस तरह से क्रिएट हो रहा है और ये रीस्टोरिंग आपका पर यूनिट एरिया जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है अंदर से बाहर की तरफ, और बाहर से एक प्रेशर आपका लग रहा है। तो ये दोनों प्रेशर जहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएंगे वहीं तक इसकी डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो बल्क स्ट्रेस हमारा क्या हुआ, एक तरह से अंदर वाले प्रेशर के इक्वल ही होगा, क्योंकि हम हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स को ही यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन में। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे P को ले लिया। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपके पास जो वॉल्यूम स्ट्रेन आता है वो देखो क्या चीज़ होगी। वॉल्यूम स्ट्रेन हमारे पास होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सपोज ओरिजिनल जो वॉल्यूम था इसका वो हमारे पास है V, ठीक है, और अब वॉल्यूम इसका यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। तो न्यू वॉल्यूम हमारे पास जो आएगा वो आएगा V माइनस डेल्टा V। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V है आपके पास, ये कितना है हमारा डेल्टा V। तो शेयर वॉल्यूम स्ट्रेन जो आपके पास है वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V ओवर V। ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। दिस इज बल्क स्ट्रेस। So this is all about the today's lecture. I hope you liked it. We will meet again in the next video with a new topic. Till then, bye and take care और खूब पढ़ो।